मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत करती हूं आपका भारत की खबरों में। आज राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल मची, किस नेता ने विपक्ष पर अपने बयानबाजी से किया ताबड़तोड़ हमला, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को मिली पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी, इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। इससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। पश्चिमी यूपी को सौगात, पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। गोवा में जेपी नड्डा बोले, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, दीदी पर साधा निशाना। अमित शाह बोले, 7 साल में पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया। कंगना रनौत को दिल्ली असेंबली के पैनल का सम्मान, एक्ट्रेस ने सिख समाज पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। नवाब मलिक को कोर्ट से झटका, वानखेड़े फैमिली पर बयानबाजी करने पर लगी रोक। गौतम गंभीर को जान से मारने की मिली धमकी का मेल पाकिस्तान से आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सीएपीएफ की 2 कंपनियां त्रिपुरा भेजें, मीडिया कवरेज की भी इजाजत दें। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने हुए पेश, अक्टूबर से थे लापता। दिल्ली की हवा अब भी बहुत खराब, एनसीआर में निर्माण कार्यों पर फिर से लगी रोक। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी सख्त हिदायत, बोले कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। जेवर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बंद रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। उन्होंने बटन दबाकर इसका शिलान्यास किया। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा। एयरपोर्ट से रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी का फायदा होगा। 21वीं सदी का भारत बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं बना रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और जीविका की रक्षा करते हुए सुरक्षा कवच देना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी के लिए ये महत्वपूर्ण क्षण है। कभी यहाँ के किसानों ने यहाँ के गन्ने की मिठास को बढ़ाने का काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ दंगों की श्रृंखला खड़ी थी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सपना पूरा होने की चमक आज जेवर में देख रही है, और वो चमक इसलिए दिख रही है क्योंकि उस सपने को साकार करने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था और वो अब पूरा होने जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को वाल्पो में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, आप और टीएमसी सहित अन्य पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने जो सरकारें चलाई उसमें लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूत करने का काम देश में और गोवा में हुआ है। उन्होंने कहा, गोवा की संस्कृति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसी रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है। नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया गया है ताकि देश में कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना के तहत गोवा में भी गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कई पार्टियां गोवा में दस्तक दे रही हैं और लोगों को लुभाने की कोशिशें कर रही हैं।
कोई उनसे पूछे कि उन्होंने पश्चिम बंगाल का क्या हाल बनाया है। मानव तस्करी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपराध दर में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। वहीं दिल्ली वालों को जो व्यवस्थाएं खुद करनी थी वो सब केंद्र सरकार पर छोड़कर सिवाय विज्ञापन के कुछ नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 7 साल में पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया गया। उन्होंने गुरुवार को एक इवेंट में कहा, मैं दावे से कह सकता हूं कि साल 2024 तक पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगी। 8 में से 7 राज्य रेल मार्ग से जुड़े होंगे। कई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का भी काम किया गया है। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर पूर्व भारत को सशक्त बनाने पर भारतीय वाणिज्य मंडल में गुरुवार को अपना संबोधन दिया। उन्होंने आगे कहा, जब तक पूर्वोत्तर को भारत के समान नहीं कर सकते, पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। 2014 से हमने पूर्वोत्तर के विकास को बढ़ाने का बखूबी प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा, बांग्लादेश के साथ भूमि का समझौता करके पूर्वोत्तर का क्षेत्र बांग्लादेश के बंदरगाह से 2 साल के अंदर ही जुड़ जाएगा और बहुत बड़ा रास्ता दुनिया में जाने के लिए पूर्वोत्तर में उद्योग लगाने वालों के लिए खुल जाएगा। आप नेता राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को समन भेजा है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। कंगना की ओर से सिख समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर यह समन जारी किया गया है। कंगना ने एक पोस्ट में लिखा था कि हो सकता है आज खालिस्तानी आतंकवादियों के कारण सरकार के हाथ बंद गए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एक महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। चाहे उसने इस देश के लिए कितनी भी पीड़ा क्यों न सही हो, उसने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया था, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। इतना ही नहीं, उनकी मौत के दशकों बाद भी आज भी उसके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक को निर्देश दिया है कि अब वे समीर वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। अदालत ने कहा कि सीधे तौर पर या फिर इशारों में भी वानखेड़े उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अपील की गई थी कि नवाब मलिक द्वारा उन पर और उनके परिवार के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी पर रोक लगे। सुनवाई के दौरान नवाब मलिक और वानखेड़े के वकील के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। इस बात पर भी बहस थी कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर मलिक के वकील ने कहा था कि फ्लेचर पटेल नाम के शख्स ने ऐसा बोला था और उनके क्लाइंट ने सिर्फ उनसे शेयर किया था, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक मामले की सुनवाई जारी है, ऐसी बयानबाजी और आरोप नहीं लगाए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि गंभीर ये धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया था। ये मेल जिस सिस्टम से भेजा गया उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान में मिला है। गंभीर को ये ईमेल मंगलवार रात करीब 9 बजे मिला। इसमें उनके परिवार वालों को भी जान से मारने की बात कही गई है। इसके साथ ही बुधवार शाम को भी उन्हें मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। मेल में लिखा है, कल तुम्हें मारना चाहते थे, बच गए, कश्मीर से दूर रहो। त्रिपुरा निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और त्रिपुरा सरकार से बैलेट्स की सुरक्षा और काउंटिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने चुनावों में सीसीटीवी की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेरोक टोक चुनाव की कवरेज की इजाजत देने को कहा है। अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और अधिकारी इस आदेश का पालन करें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह आज मुंबई के कांदिवली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जांच का सामना करने के लिए पेश हुए। सिंह अक्टूबर से ही फरार थे। कोर्ट द्वारा संपत्ति की जब्ती का आदेश दिए जाने के बाद परमवीर सिंह हाजिर हुए हैं।
2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परमवीर सिंह के मुंबई के दोनों घर के दरवाजों पर घोषित अपराधी का नोटिस चिपकाया था। मंगलवार को चस्पा किए गए इस नोटिस में परमवीर सिंह को 30 दिन के भीतर जांच एजेंसी या फिर अदालत के सामने हाजिर होने को कहा गया था। इससे पहले परमवीर सिंह के वकील ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के देश छोड़कर भागने के आरोपों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो देश में ही हैं और उनकी जान को खतरा है, इसलिए छुपे हुए हैं। परमवीर सिंह के वकील ने 48 घंटों के भीतर जांच में शामिल होने का दावा भी किया था। परमवीर की अर्जी पर उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। दिल्ली में महीने की शुरुआत में खराब हुई एयर क्वालिटी में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा है। गुरुवार सुबह भी राजधानी का पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है और हवा जहरीली बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में आता है। मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने बीते दिन ही प्रदूषण की वजह से बंद चल रहे स्कूल कॉलेजों को आगामी सोमवार से फिर से खोलने का फैसला लिया है। साथ ही राजधानी के सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम भी खत्म किया जाएगा। सफर के डेटा के अनुसार राजधानी में सुबह 6:30 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लोधी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब ही दर्ज की गई है। इन सभी जगह AQI 300 से अधिक ही रहा। प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में निर्माण गतिविधियों पर भी फिर से अंतरिम प्रतिबंध लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि हवा की गुणवत्ता खराब होने की प्रतीक्षा करने के बजाय निकट भविष्य में वायु प्रदूषण के प्रत्याशित स्तरों के आधार पर अग्रिम योजना बनानी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को औपचारिक तौर पर वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है। इसके बावजूद किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इसको लेकर किसानों को सख्त हिदायत दी है और कहा है किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक समझौता है, हम इस पर काम करेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। किसी को भी लोकतांत्रिक विरोध पर आपत्ति नहीं है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दर्ज मामलों पर पुलिस आयुक्त ने बताया कि उनके शामिल होने से पहले कुल 7 मामले दर्ज किए गए थे और कुछ बाद में दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा, किसानों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। मेरे शामिल होने से पहले विशेष रूप से गणतंत्र दिवस की घटना पर 7 मामले दर्ज किए गए थे और कुछ बाद में दर्ज किए गए थे। हमने उन मामलों की जांच की है, उन्हें चार्जशीट किया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात भारत की खबरें के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।